हाय स्टूडेंट्स, तो हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स। सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है कि ये रेडिकल्स होते क्या हैं। तो रेडिकल्स क्या होते हैं, किसी भी कंपाउंड में से अगर हम लोग हाइड्रोजन को हटा दें, यानी कि अगर हम लोग किसी भी कंपाउंड को सब्स्टिट्यूएंट में चेंज कर रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, रेडिकल्स बोल सकते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर एज अ एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो हमने इसको क्या बोला है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स बोला है। अब हाइड्रोकार्बन में आपको पता है कि क्या क्या आ सकता है, एल्केन भी आ सकता है, एल्कीन भी आ सकता है और एल्काइन भी आ सकता है। अगर आप एल्केन के जनरल फॉर्मूला की बात करोगे तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जबकि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब बच्चों हमें क्या करना है कि ये जो एल्केन स्ट्रक्चर है, हमें यहाँ से एक हाइड्रोजन आटम को हटा देना है। तो अगर हम लोग यहाँ से एक हाइड्रोजन आटम को अगर हम यहाँ से हटा देंगे तो इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, CnH2n+1। यहाँ पर +2 था तो यहाँ पर क्या आ गया, +1 आ गया। आप लोग क्या देख रहे हो कि जब हमने एल्केन से एल्काइल को बनाया है तो हमने एक हाइड्रोजन एटम को वहां से हटा दिया है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, पीछे हम लोग क्या लगा देंगे, आइल लगा देंगे। आइल लिखा जाता है सब्स्टिट्यूएंट के लिए, हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट के लिए। एज इट इज हम लोग एल्कीन के साथ करने वाले हैं। एल्कीन का क्या स्ट्रक्चर है, CnH2n है। अगर हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन एटम को हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्कीनाइल बन जाएगा। मैंने बोला था कि हम लोग यहाँ पर पीछे क्या लगाने वाले हैं, YL, क्योंकि ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, CnH2n-1 आ जाएगा। एज इट इज अगर हम लोग एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में से एक हाइड्रोजन एटम को हटाने के बाद हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, CnH2n-3, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग एल्केन को डिटेल में देखना चाहें तो हम लोग एल्केन में से अगर हमने एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया है तो हमने इसको क्या बोल दिया था, एल्काइल बोल दिया था। एज इट इज हमने मिथेन के साथ किया है। 1 कार्बन एटम के लिए हम लोग जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो होता है मैथ, क्योंकि एल्केन स्ट्रक्चर है इसलिए हमने लिखा है N। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आटम हटाने के बाद ये N की जगह हमें क्या लगाना होगा, आइल लगाना होगा। तो ये मिथेन किस में चेंज हो जाएगा, मिथाइल में। एज इट इज ये इथेन है। अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन आटम को हटा देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इथाइल में। एज इट इज हम लोग प्रोपेन की बात कर रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ये वाला जो कार्बन आटम है वो 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन एटम भी 1 डिग्री है। यानी कि मैं यहाँ से हाइड्रोजन एटम को हटाऊं या फिर मैं यहाँ से हाइड्रोजन एटम को हटाऊं, बात तो एक ही है। 2 डिग्री कार्बन एटम से अगर हाइड्रोजन एटम हटाया जाएगा तो हमें कोई डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा। हमने सबसे पहले 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया है तो ऐसा करने पर हमें मिल गया है CH3 CH2 CH2 रेडिकल। क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स हैं इसलिए हमने इसको प्रॉप लिखा है। क्योंकि एक वैलेंसी फ्री है इसलिए पीछे आइल लगाया है। और क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन के लिए हम लोगों ने क्या प्रीफिक्स बताया था, आपको नॉर्मल प्रीफिक्स बताया था। तो हमने इसका नाम क्या लिख दिया है, नॉर्मल प्रोपाइल। एज इट इज अब यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन एटम से हम लोग हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको बोला था कि अगर किसी कार्बन चेन के लास्ट में 2nd नंबर कार्बन एटम पर CH3 आए तो हमें कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है, आइसो। तो हमने इसको क्या बोल दिया है, आइसोप्रोपाइल बोल दिया है। 3 कार्बन आटम है इसलिए आइसोप्रोपाइल बोला है, ठीक है। अब हम लोग ब्यूटेन पर आते हैं। ब्यूटेन का अगर आप स्ट्रक्चर देखो, अगर आप हाइड्रोकार्बन की बात करो, ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन की, तो आप लोग क्या देखोगे कि ब्यूटेन के लिए वैसे भी हमारे पास कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन भी हो सकता है और आइसोब्यूटेन भी हो सकता है। हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं नॉर्मल ब्यूटेन स्ट्रक्चर की। तो नॉर्मल ब्यूटेन स्ट्रक्चर में आप लोग क्या देख रहे हो
कि ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, इसको हमने O से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। ये वाला कार्बन 2 डिग्री है और ये वाला भी 2 डिग्री है, इसको हमने हैश से रिप्रेजेंट किया है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि जब हमने यहाँ पर 0 से अगर हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो रेडिकल फॉर्म हो रहा है वो कौन सा रेडिकल फॉर्म हो रहा है, नॉर्मल ब्यूटाइल फॉर्म हो रहा है। जबकि जब हम लोग हैश से हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो रेडिकल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, 2 डिग्री ब्यूटाइल बन रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से ये बात समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर 1 डिग्री था, नॉर्मल स्ट्रेट चेन थी, इसलिए इसका नाम लिखा गया नॉर्मल ब्यूटाइल। यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन एटम से वैलेंसी को फ्री किया गया है तो इसको हमने बोल दिया 2 डिग्री ब्यूटाइल, ठीक है। अब हम लोग आइसोब्यूटेन की बात करते हैं। मैंने आपको बोला था कि जो ब्यूटेन है वो 2 स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकता है, आइसो और नॉर्मल ब्यूटेन। तो अब हम आइसो की बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, जिसको हम लोगों ने 0 से रिप्रेजेंट किया है। जबकि ये जो बीच वाला कार्बन एटम है वो 3 डिग्री है, जिसको हमने हैश से रिप्रेजेंट किया है। अब अगर हम लोग 1 डिग्री से, यानी कि अगर हम लोग O से अगर हम लोग H को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रेडिकल बनेगा वो रेडिकल हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 कार्बन एटम से तो ब्यूट आया है, सब्स्टिट्यूएंट है तो आइल आया है, और क्योंकि सेकंड नंबर कार्बन एटम पर CH3 लगा हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, आइसो को लिखा है। एज इट इज अगर हम लोग हैश से हाइड्रोजन एटम को, यहां से अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर रहे हैं तो हमारे पास 3 डिग्री कार्बन एटम से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो हमने इसको क्या बोल दिया है, 3 डिग्री ब्यूटाइल बोल दिया है, टर्शरी ब्यूटाइल बोल दिया है, ठीक है। अब हम लोग एज इट इज नियोपेंटेन के साथ करने वाले हैं। नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर ये होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि अगर सेकंड नंबर कार्बन एटम पर अगर 2 CH3 लगे हुए हैं तो वो वाला स्ट्रक्चर कौन सा होगा, नियो स्ट्रक्चर होगा। तो यहां पर अगर आप एक हाइड्रोजन एटम को माइनस करें, आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे के सारे 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स है। तो अगर हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो रेडिकल बनेगा उसका नाम क्या होगा, नियोपेंटाइल होगा, ठीक है। एज इट इज हम लोग एल्कीन्स के लिए करने वाले हैं। एल्कीन के लिए देखिए आप, अगर हम लोग एल्कीन में से एक हाइड्रोजन को हटा दें तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एल्कीनाइल बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे एल्कीनाइल। यहां पर देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है इथीन का। अगर इथीन में से एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिया जाए तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथीनाइल हो जाएगा। ये जो विनाइल आपको ब्रैकेट में दिया गया है ये कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम नहीं है। एज इट इज देखो ये इथीनाइल विनाइल हमने लिख दिया था। अब ये जो है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसको हम लोग इथीनाइल क्लोराइड या फिर विनाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। एज इट इज हम लोग प्रोपीन के साथ करने वाले हैं सेम चीज। क्या करने वाले हैं हम लोग प्रोपीन के साथ, प्रोपीन का स्ट्रक्चर ये कुछ होता है। आप लोग यहां पर क्या देख रहे हो कि इथीन में तो जितने भी कार्बन एटम्स थे वो सारे के सारे कार्बन एटम्स क्या थे, आइडेंटिकल थे। ये वाला कार्बन हाइड्रोजन और ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन है दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है। पर प्रोपीन में ऐसा नहीं है। प्रोपीन में देखो क्या है कि ये वाला हाइड्रोजन sp3 कार्बन का हाइड्रोजन है, ये sp2 कार्बन का हाइड्रोजन है और ये भी sp2 कार्बन का हाइड्रोजन है। पर ये वाला जो sp2 कार्बन है ये sp3 से जुड़ा हुआ है, जबकि ये sp2 इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि तीनों के तीनों कार्बन हाइड्रोजन क्या है, डिफरेंट है। तो आप यहां पर देखिए हम लोगों ने सबसे पहले ये जो हैश वाला कार्बन है हमने यहां से वैलेंसी को फ्री किया है। अब बच्चों ये जो नेमिंग मैं आपको बता रही हूं वो IUPAC नेमिंग नहीं है, ये कॉमन नेमिंग है। हैश वाले अपन ने कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया है, तो जहां से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे उस वाले कार्बन को हमें क्या नाम देना है, अल्फा, उसके पास वाले को बीटा और उसके पास वाले को गामा। तो इस तरीके से इस वाले स्ट्रक्चर का नाम हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि बीटा पोजीशन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, बीटा प्रोपिनाइल। क्या नाम दे दिया बच्चों, बीटा प्रोपिनाइल। एज इट इज अगर हमने यहां से हाइड्रोजन को रिमूव किया है तो हमने इसको CH3 CH डबल बॉन्ड CH रेडिकल लिखा है।
क्योंकि अल्फा पोजीशन पर डबल बॉन्ड था और 3 कार्बन एटम का स्ट्रक्चर था, तो हमने इसको क्या बोल दिया, अल्फा प्रोपिनाइल बोल दिया। यहां पर भी वैसा ही किया है, बीच वाले 2 डिग्री कार्बन से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया है। अब इस वाले कार्बन को हमें क्या नाम देना था बच्चों, अल्फा नाम देना था, तो हमने इसको क्या बोल दिया, आइसोप्रोपिनाइल। याद रखना बच्चों, ये IUPAC नेम नहीं है, ये कॉमन नेम्स है, ठीक है। अब हम लोग IUPAC की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वापस से हमने प्रोपीन का स्ट्रक्चर बना दिया। जब हमने प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाया तो ये वाला कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, तीनों से जुड़े हुए हाइड्रोजन्स डिफरेंट थे। तो सबसे पहले हमने यहां से H को रिमूव किया, ये वाले हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया है। तो ये वाले हाइड्रोजन को जब हमने रिमूव किया तो यहां पर इस वाले कार्बन को हमने 1 दिया, इसको 2 और इसको 3, क्योंकि हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड है उसे हमें लोअर नंबर यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी असाइन करनी है। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि मान लो आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और किसी का रैंक 1 आता है, कोई टॉपर है उस क्लास का, इसका मतलब क्या है कि वो है तो टॉपर क्लास का, पर उसको जो प्रायोरिटी असाइन की गई है 1, वो 100 नंबर में सबसे कम नंबर है। यानी कि 1 नंबर 100 तक जाएंगे तो सबसे लोअर नंबर तो 1 है, पर उस स्टूडेंट की प्रायोरिटी उन सभी के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि वो स्टूडेंट उस क्लास का क्या है, टॉपर है। वैसे के वैसे ही यहां पर होने वाला है। यहां पर आप लोग क्या देख रहे हो कि हम लोगों ने इसको 1 नंबर क्यों दिया, हमने इसको हायर प्रायोरिटी क्यों दी, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट था और डबल बॉन्ड को हमें हायर प्रायोरिटी देना है, लोअर नंबर असाइन करना है। तो लोअर नंबर हमने इसको क्या असाइन कर दिया बच्चों, 1 असाइन कर दिया, इसको 2 असाइन किया है और इसको 3 असाइन किया है। तो आप देख रहे हो कि यहां पर हम लोग इसका क्या नाम लिख पाएंगे, 1 प्रोपिनाइल या फिर प्रोप 1 इनाइल, किसी भी तरीके से जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो आप वैसा कर सकते हो। सेकंड नंबर पर आप आइए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब हमने ये जो 2 डिग्री कार्बन एटम था, यहां से हमने क्या किया है बच्चों, वैलेंसी को फ्री किया है। तो अब इस टाइम पर जहां से वैलेंसी फ्री है, ये वाले कार्बन एटम की वैलेंसी क्या है बच्चों, फ्री है। तो हमें इसको कौन सा नंबर देना पड़ा, 1 नंबर, और इसको हमें कौन सा नंबर देना पड़ा, 2 नंबर। तो आप यहां पर क्या देखें कि हमने इसका नाम क्या लिखा, 1 मिथाइल, क्योंकि ये वाली तो हमने पेरेंट चेन ले ली, ये वाली जो चेन है उसको तो हमने पेरेंट चेन ले लिया, और ये जो CH3 ग्रुप है वो यहां पर एज अ सब्स्टिट्यूएंट आया है। तो हमने इसका नाम क्या लिख दिया बच्चों, 1 मिथाइल, 2 कार्बन के लिए ईथ और पीछे इनाइल, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन और साथ में सब्स्टिट्यूएंट है तो आइल, यानी कि इसका नाम क्या हो गया बच्चों, आइसोप्रोपिनाइल बोल सकते हैं इसको कॉमन नेमिंग में, और IUPAC में हम बोल सकते हैं 1 मिथाइल इथिनाइल। पर बच्चों क्या है ना कि ये जो आइसो वर्ड है इसको क्या किया है कि IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये प्रॉपर तो शुद्ध तो IUPAC नहीं है ये, पर क्या है कि ये जो कॉमन नेम था वो इतना फेमस हो गया कि उसको IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस वजह से हम लोग इसको आइसोप्रोपिनाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप 3rd नंबर पर आइए, हमने इस वाले कार्बन एटम से, ये जो sp3 कार्बन एटम है, हम लोगों ने यहां से वैलेंसी को फ्री किया है। तो अगर आप यहां से वैलेंसी को फ्री करोगे तो इसको 1 नंबर, इसको 2 और इसको 3 नंबर दोगे। अब आप क्या देख रहे हो कि 2nd पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्लेस हुआ है, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, क्योंकि 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो हम 2 लगाएंगे और फिर पीछे क्या लगा देंगे, इनाइल, यानी कि इसका नाम हो जाएगा प्रॉप 2 इनाइल, या फिर हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं, 2 प्रोपिनाइल भी बोल सकते हैं। एज इट इज हम लोगों ने एल्काइन के लिए किया है। एल्काइन के लिए बच्चों हमने क्या किया कि जो एल्काइन होता है वो तो उसको तो एल्काइन इस तरीके से लिखा जाता है, अगर वहां से H को हटा दिया जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एल्काइनाइल बोलेंगे। मैंने बोला था कि जब भी सब्स्टिट्यूएंट में चेंज होगा तो हमें पीछे की तरफ क्या लगा देना है बच्चों, आइल लगा देना है। आप देखिए यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका स्ट्रक्चर है, इथाइन का स्ट्रक्चर है। यहां से हाइड्रोजन को हटाया गया तो इथाइन से क्या बन गया, इथाइनाइल बन गया, ठीक है। एज इट इज ये जो स्ट्रक्चर है वो प्रोपाइन का स्ट्रक्चर है। प्रोपाइन में से हाइड्रोजन को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइनाइल बन जाएगा। अब क्या है ना बच्चों कि
यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हो कि यहां पर 1 2 3 टाइप के कार्बन है, पर हाइड्रोजन 1 और 2 तरीके का है। यानी कि जब हम इसका रेडिकल बनाना चाहेंगे तो हमारे पास कितने रेडिकल्स बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ 2, 3 नहीं बनेंगे, क्योंकि बीच वाले कार्बन से कोई हाइड्रोजन एटम अटैच्ड नहीं है। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया है कि ये जो O वाला है, ये जो 0 वाला जो कार्बन है, हम लोगों ने यहां से हाइड्रोजन को हटा दिया। फिर मैंने आपको ये बोला था कि जहां से आप हाइड्रोजन को हटाएंगे उसको आपको अल्फा नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा दे दिया। अब क्योंकि 3 कार्बन का स्ट्रक्चर था तो प्रोप, एल्काइन स्ट्रक्चर था तो आइन, और सब्स्टिट्यूएंट की तरह था तो आइल, यानी कि इसका नाम ऑल एंड ऑल क्या हो गया? अल्फा प्रोपाइनाइल हो गया। ठीक है, एज इट इज आप सेकेंड वाले पर आइए। सेकेंड वाले में अपन यहां से तो हाइड्रोजन एटम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन एटम है ही नहीं। तो अपन यहां से क्या निकाल सकते हैं? हाइड्रोजन एटम हटा सकते हैं। तो यहां पर क्या बन गया बच्चों? CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब जहां से वैलेंसी फ्री है हमें उसको क्या बोलना है? अल्फा, उसके पास वाले को बोलना है बीटा, उसके पास वाले को बोलना है गामा। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? क्योंकि बीटा पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, इसलिए अपन ने इसका नाम क्या लिखा? बीटा प्रोपाइनाइल लिखा है। ठीक है बच्चों, अब अपन इसका IUPAC नेम लिख रहे हैं। IUPAC में तो आप सभी को महारत हासिल है। क्या होगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है। तो वापस से इसके पास 2 हाइड्रोजन आटम है। एक बार हमने यहां से हाइड्रोजन को hटाया, अपने पास क्या बन गया बच्चों? 1 प्रोपाइनाइल बन गया। फिर हमने क्या किया? यहां से इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया तो 1, तो यहां से 1 2 3, तो 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड आया तो हमने इसको क्या लिख दिया? 2 प्रोपाइनाइल। या फिर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेडिकल है जिसका नाम क्या होता है? प्रोपार्गिल रेडिकल। कितनी ही बार पूछ लिया जाता है कि प्रोपार्गिल रेडिकल क्या है, प्रोपार्गिल रेडिकल में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि प्रोपार्गिल जो रेडिकल है उसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है? 3 प्रेजेंट है। प्रोपार्गिल रेडिकल एल्काइंस में बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग विसिनल डाइहैलाइड्स, जैम डाइहैलाइड्स की इस तरीके की बातें करेंगे। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉमन नेमिंग ऑफ डाइहैलाइड्स। बच्चों इसमें मैं आपको 2 चीजें पढ़ाने वाली हूं, है ना। वो 2 चीजें क्या क्या है? जैम डाइहैलाइड का मतलब होता है कि अगर किसी एक ही कार्बन से 2 हैलोजन एटम्स अटैच्ड हैं, अगर किसी एक ही कार्बन एटम से 2 हैलोजन एटम्स अटैच्ड हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं जैम डाइहैलाइड। जबकि अगर एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर हैलोजन एटम प्रेजेंट हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। अब हम लोग 1 बाय 1 इनको स्टडी करने वाले हैं। देखिए एक बार हम लोग इनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। क्या बोला हुआ है कि व्हेन 2 सेम हैलोजन एटम्स, सबसे पहली चीज है कि सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कार्बन से Cl भी जोड़ दिया और Br भी जोड़ दिया, या तो दोनों Cl होने चाहिए या तो दोनों Br होने चाहिए या फिर दोनों आयोडीन एटम होने चाहिए, ऐसे अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है कि when 2 same halogen atoms are attached to the same carbon, such compounds are called as jam dihalide। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, क्या याद रखना है? एक कार्बन से अगर 2 सेम हैलोजन जुड़े हुए हैं तो आपको उसको क्या बोलना है? जैम डाइहैलाइड बोलना है। ठीक है, फिर क्या है? कॉमन नेम्स ऑफ सच कंपाउंड्स आर एल्काइलिडीन हैलाइड्स। क्या और बोलते हैं हम इनको? जैम डाइहैलाइड तो बोलते ही हैं, पर कॉमन नेमिंग में इनका क्या नाम है? एल्काइलिडीन हैलाइड्स। बच्चों एक चीज याद रखना कि जैसे मान लो कोई एल्केन है, ठीक है, मैं थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेती हूं, ज्ञान की बातें भी बीच बीच में हो जानी चाहिए ना। तो बच्चों क्या है कि ज्ञान की बात क्या है कि जैसे मान लो कोई एल्केन है, अगर आपने वहां से एक हाइड्रोजन एटम को हटाया तो आप उसको बोलोगे एल्काइल। एक हाइड्रोजन एटम को हटाया तो क्या बोलोगे? एल्काइल। अगर 2 हाइड्रोजन एटम हटा दिए, है ना, तो आप उसको बोलोगे एल्काइलिडीन। क्या बोलोगे बच्चों? एल्काइलिडीन। और अगर आपने उस एल्केन के 3 हाइड्रोजन एटम हटा दिए तो आप उसको बोलोगे एल्काइलिडाइन। डाइन आ जाएगा, DYNE आ जाएगा।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। यही चीजें रिप्रेजेंट करी गई हैं यहां पे। क्या रिप्रेजेंट किया है कि अगर यहां पर एक ही कार्बन से 2 Cl लगे हुए हैं बच्चों, तो कॉमन नेमिंग में अपन ने इसको क्या बोल दिया, इथाइलिडीन क्लोराइड बोल दिया। ठीक है, सेकेंड नंबर पर आइए, ये कोई आइसोब्यूटाइल टाइप का स्ट्रक्चर है, यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम के जगह पर आयोडीन एटम्स लगे हुए हैं, तो अपन ने इसको क्या बोल दिया बच्चों, आइसोब्यूटाइलिडीन आयोडाइड बोल दिया। ठीक है, अगर हम लोग इसके एक्सेप्शन की बात करें तो इसके एक्सेप्शंस क्या क्या है। वैसे तो ये CH2X टाइप का है, यानी कि हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि यार एक कार्बन है, तो एक कार्बन के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या हो जाना चाहिए था, मिथाइलिडीन हैलाइड होना चाहिए था। जबकि इसका नाम क्या होता है, मिथाइलिन हैलाइड होता है। देखो बच्चों, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी का एक तो स्कूल का नाम होता है और एक घर का नाम होता है। कई बार किसी का घर का नाम ज्यादा फेमस हो जाता है, जैसे मान लो तुम्हारा चिंटू पिंटू है ना, घर पे नाम तुम्हारा चिंटू है ना, पर तुम्हें कोई चिंटू नाम से ही जानता है, और स्कूल में तुम्हारा नाम मान लो आशीष है, तो तुम्हें कोई आशीष नाम से नहीं जानता, तुम्हें किस नाम से जानते हैं, चिंटू नाम से जानते हैं। तो अगर कोई तुम्हें आशीष से बोलेगा, यूं पूछेगा कि आशीष कहाँ है, तो कोई नहीं पहचानेगा। तो इसी तरीके से क्या है कि ये वाला जो ऊपर वाला नाम है वो है तो ऑफिशियल नेम, पर वो क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। जबकि जो इसके घर का नाम है चिंटू, है ना, जैसे मिथाइलिन इसके घर का नाम है, जो कि ज्यादा फेमस नेमिंग है, तो वो वाला नाम क्या हो गया बच्चों, राइट हो गया। ठीक है, अब इसी में हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, व्हेन 2 सेम हैलोजन एटम्स में विसिनल की डेफिनेशन आपको बता रही हूं। व्हेन 2 सेम हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन, these are called as vicinal dihalides. Common name of such compounds are alkyline halides. तो बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि अगर एडजेसेंट कार्बन एटम से अगर हैलोजन एटम अटैच्ड है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे बच्चों, विसिनल डाइहैलाइड बोलेंगे। और इसका जो हमें कॉमन नेम बताया गया है, वो कॉमन नेम हमें क्या बताया गया है, एल्काइलिन हैलाइड बताया गया है। ठीक है, जैसे हम लोग ये वाला एग्जांपल ले लिए, ये कोई प्रोपेन स्ट्रक्चर था, ये दोनों कार्बन एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं, तो एडजेसेंट कार्बन एटम पर हम लोगों ने यहां पर क्या लगा दिया, आयोडीन और आयोडीन लगा दिया, यानी कि ये किस में हमने इसको चेंज कर दिया, विसिनल डाइआयोडाइड में हमने इसको चेंज कर दिया। तो इसका अगर हमें कॉमन नेम लिखना होगा, तो हम लोग इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, क्योंकि 3 कार्बन एटम की स्ट्रक्चर है, तो हम लोग लिख देंगे प्रोप। अब मैंने आपको बताया था कि अगर विसिनल है तो हमें क्या यूज करना है, एल्काइलिन यूज करना है, यानी कि यहां पर हमें क्या लिखना है, प्रोपाइलिन लिखना है। ठीक है, और पीछे क्या लिख देंगे, क्योंकि आयोडीन एटम्स है, तो पीछे क्या लिख देंगे अपन बच्चों, आयोडाइड लिख देंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर को। IUPAC नॉमेनक्लेचर सबसे ज्यादा फेमस नॉमेनक्लेचर है। IUPAC नॉमेनक्लेचर की सबसे खास बात क्या है ना, कि कॉमन नेमिंग में तो क्या हुआ था कि एक टाइम बाद जब बड़े बड़े कंपाउंड्स आए, तो स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से रिजेंबल करने लग गए, उनमें डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए ये मुश्किल होने लग गया। तो IUPAC ने बोला कि ऐसा करो कि मुझे छोड़ दो ये काम। तो उन्होंने क्या किया कि एक सिस्टम डेवलप किया, जिससे कि किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का सिर्फ एक ही नाम पॉसिबल है, यानी कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में किसी भी कंपाउंड के 2 नाम पॉसिबल नहीं है, उसका एक ही नाम होगा। जैसे कि हर एक का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है ह्यूमन बीइंग में, उसी तरीके से कंपाउंड्स का IUPAC नेम भी एक ही होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा फेमस नॉमेनक्लेचर सिस्टम था IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में अगर हम लोग पता करें, तो मैंने आपको ये चीज तो बता दी कि एक मॉलिक्यूल के लिए कोई एक ही स्पेसिफिक नेम होता है, पर जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है, इसको फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। देखो, जैसे मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है वाटिका अग्रवाल। ठीक है, तो वाटिका तो मेरा नाम है और अग्रवाल मेरा सफिक्स
है ना सफिक्स, और जो मेरा सफिक्स है वो मेरी कम्युनिटी को इंडिकेट करता है। उसी तरीके से जो कंपाउंड्स होते हैं उनका भी लिखने का एक वे होता है। क्या वे होता है कि सबसे पहले किसी भी कंपाउंड के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाता है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा जाता है, फिर वर्ड रूट लिखा जाता है, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, और फिर सबसे बाद में लिखा जाता है सेकेंडरी सफिक्स। देखो क्या है कि मान लो बचपन में ऐसा होता था कि किसी लड़की का नाम अंजलि है, तो अंजलि नाम की बहुत लड़कियां हैं, किसी भी लड़का है उसका नाम राहुल है, तो मान लो कि राहुल नाम के बहुत सारे लड़के हैं, तो अगर उनका नेम सेम हो जाता था तो फिर उनको फादर्स नेम से डिफ्रेंशिएट करते थे ना, ऐसा कुछ वैसे के वैसे ही आईयूपीएससी में होता है। आईयूपीएससी में क्या है कि सेकेंडरी जो प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें उस कंपाउंड में प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जबकि जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वो जब यूज किया जाता है तब की जो कंपाउंड गिवन है वो कोई साइक्लिक कंपाउंड हो, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लोवर्ड का यूज किया जाता है। वर्ड रूट जो है वो हमें ये बताता है कि किसी दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, जबकि जो प्राइमरी सफिक्स है वो हमें ये बताता है कि वो दिया गया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड, और अगर अनसैचुरेटेड भी है तो वहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर ट्रिपल बॉन्ड। जबकि जो सेकेंडरी सफिक्स है वो हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप, कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एक बात याद रखिएगा, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसका सफिक्स लिखा जाता है, जबकि जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कम होती है उसका प्रीफिक्स लिखा जाता है, और प्रीफिक्स लिखा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स में। ठीक है, अभी तो अपन इसको बहुत डिटेल में पढ़ाई करने वाले हैं, अभी मैं सिर्फ आपको इसका ओवरव्यू दे रही हूं कि इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड रूट से। वर्ड रूट मैंने बताया था, प्राइमरी प्रीफिक्स बताया है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, वही चीजें वापस से रिपीट हो रही हैं। यानी कि कोई भी आईयूपीएससी नेम क्या सीक्वेंस रखेगा बच्चों, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स जो कि सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए लिखा जाता है, फिर लिखा जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स जो कि साइक्लो होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए ही यूज किया जाता है, फिर लिखा जाएगा वर्ड रूट, फिर लिखा जाएगा प्राइमरी सफिक्स जो कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और सबसे लास्ट में लिखा जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। ये किसी भी आईयूपीएससी नेम को लिखने का एक तरीका होता है। वर्ड रूट के बारे में एक बार देख लेते हैं। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नेम। इट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल चेन। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे वो हम लोग किससे डिनोट करेंगे, वर्ड रूट से। वो कैसे करते हैं बच्चों, ये देखिए आप, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन एटम है तो हम लोग लिखते हैं मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। इसी तरीके से अगर 11 कार्बन एटम्स हैं तो अनडेक, 12 के लिए डोडेक और 13 के लिए ट्राइडेक लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स की। प्राइमरी प्रीफिक्स में आपको बता चुकी हूं कि किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड के लिए। और प्राइमरी प्रीफिक्स होता क्या है, साइक्लो। क्या होता है बच्चों, साइक्लो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 1 डिग्री प्राइमरी प्रीफिक्स की। 1 डिग्री जो यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज होता है। जैसे अगर ये कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो हम लोग इसके लिए क्या लिख देंगे, साइक्लो लिख देंगे। अगर 2 रिंग्स हैं, यहाँ पर 3 रिंग्स हैं तो हम लोग इसके लिए बाईसाइक्लो लिख देंगे। और अगर 2 रिंग्स एक कॉमन कार्बन एटम से अटैच्ड है तो इसके लिए लिखा जाता है स्पायरो। वैसे बाईसाइक्लो और
स्पायरो आपके सिलेबस में नहीं है। अब आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हम लोग इसके लिए जो वर्ड रूट यूज करेंगे वो क्या होगा बच्चों, पेंट होगा। प्राइमरी प्रीफिक्स, क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हमें क्या लगाना होगा, साइक्लो लगाना होगा। और आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जितने भी बॉन्ड्स हैं सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, यानी कि ये जो कंपाउंड है वो कैसा कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए हमें इसके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या लगाना होगा, एन, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, यहां पर वापस से वही चीज डिनोट करी गई है। सबसे पहले क्या लिखा गया है, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट और फिर प्राइमरी सफिक्स। सेकंड टर्म है सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या होता है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपको पहले भी बता चुकी हूं कि सेकेंडरी प्रीफिक्स में सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे। और सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है कि पेरेंट चेन के अलावा, पेरेंट कार्बन चेन के अलावा जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो भी एक्स्ट्रा ग्रुप है, उसको अपन लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिख देते हैं। वही चीज यहाँ पे बताई गई है। अब बच्चों ये सेकेंडरी प्रीफिक्सेस क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में आपको बताने वाली हूं। सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर क्या क्या आता है देखते हैं। सबसे पहली चीज तो एल्काइल ग्रुप, जितने भी एल्काइल ग्रुप है बच्चों ध्यान देना कि एल्काइल ग्रुप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह आएगा। पेरेंट कार्बन चेन के अलावा जो भी एल्काइल ग्रुप होगा उसको हमें किस में लिखना होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखना होगा। ठीक है, तो एल्काइल, मिथाइल, जैसे इथाइल हो गया, हैलोजन्स, जितने भी हैलोजन्स है वो सब किस में आते हैं बच्चों, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं, जैसे फ्लोरो, ब्रोमो। इसी तरीके से जो ईथर फंक्शनल ग्रुप है वो होने को तो फंक्शनल ग्रुप है पर उसकी प्रायोरिटी इतनी कम है कि वो हमेशा किसकी तरह ट्रीट किया जाता है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाता है। और हम लोग इसको किस में मेंशन करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स में मेंशन करते हैं। जैसे आप यहां पर देख रहे हो कि ऑक्सीजन और एल्काइल ग्रुप है तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एल्कोक्सी। एक कार्बन आ गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मिथॉक्सी हो जाएगा। एज इट इज 2 कार्बन आ गए तो इथॉक्सी, नाइट्रो, इसी तरीके से नाइट्राइड, नाइट्राइड ग्रुप हो गया, ये नाइट्रोसो हो गया। ये सारे फंक्शनल ग्रुप किसकी तरह ट्रीट किए जाते हैं बच्चों, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। अब मैं आपको ये बताने वाली हूं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके रेडिकल किस तरीके से बनेंगे और उनके रेडिकल्स जो बनेंगे उनको हमें किस तरीके से यूज करना है, यानी कि उनकी नेमिंग मैं आपको बताने वाली हूं। मैंने सबसे पहले क्या लिया है बच्चों, बेंजीन को लिया है। अगर मैं बेंजीन में से एक हाइड्रोजन आटम को हटा दूं तो बेंजीन से एक हाइड्रोजन आटम हटने के बाद में ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, फिनाइल में। किस में चेंज हो जाएगा, फिनाइल में। यानी कि जब भी बेंजीन रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट आती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फिनाइल बोलते हैं। फिर हमने एक हाइड्रोजन आटम और हटा दिया यहां से, है ना, सब्स्टिट्यूएंट्स बना रहे हैं क्योंकि हम लोग तो फिर क्या होगा यहाँ पे, एक बार देखते हैं इसको। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, CH3CH2Br है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हैलोजन है वो हमेशा किसकी तरह आएगा बच्चों, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह। प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज नहीं होगा क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, 2 कार्बन एटम का स्ट्रक्चर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वर्ड रूट क्या लिखेंगे बच्चों, एथ। और क्योंकि एल्केन स्ट्रक्चर है तो हम लोग पीछे क्या लगा देंगे, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रोमो इथेन। ठीक है, एज इट इज। सेकेंड एग्जाम्पल आप लीजिए, यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है बच्चों, नाइट्रो, जो कि सेकेंडरी प्रीफिक्स है। फिर यहां पर क्योंकि एक कार्बन आटम है तो हम लोग यहां पे लिखेंगे मेथ, और पीछे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा क्योंकि प्राइमरी प्रीफिक्स है। और लास्ट में इसका नाम क्या बन जाएगा, नाइट्रोमीथेन। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है ईथर का। आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ये C2H5 है बच्चों, ये C2H5 है, गलती से लिखा गया है, C2H5 OC2H5 है।
तो हम लोग इस पूरे ग्रुप को क्या बोल सकते हैं, इथॉक्सी ग्रुप बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि ईथर है तो फंक्शनल ग्रुप, पर हमेशा ये किसकी तरह आता है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह आता है। ठीक है, तो इथॉक्सी 2 कार्बन के लिए ईथ, और प्राइमरी जो सफिक्स है वो हो जाएगा एन, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सफिक्स की। प्राइमरी सफिक्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि ये क्या बताता है बच्चों, अपन को सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में बताता है कि कौन सा कंपाउंड सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। तो हम लोग यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की। जैसे कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि अगर सैचुरेटेड है तो हमें प्राइमरी सफिक्स क्या लगाना है बच्चों, एन लगाना है, जिसको हम लोग एल्केन बोलते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो हमें प्राइमरी सफिक्स लगाना है इन, और वो स्ट्रक्चर हो जाती है एल्कीन। जबकि अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग उसके लिए प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं आइन, और उसका जनरल नेम हम लोग बोल देते हैं एल्काइन। बच्चों आपको ये चीज दिख रही होगी कि हम लोगों ने बोला है अनसैचुरेटेड विद 1 डबल बॉन्ड, क्योंकि क्या होता है बच्चों कि अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए या फिर एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हमें डाई और ट्राई का यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको गिवन है, क्या बोला हुआ है कि अगर 2, 3 और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो हमें डाई, ट्राई, टेट्रा इनका यूज करना पड़ता है। डाई होता है 2 डबल बॉन्ड के लिए, ट्राई होगा 3 के लिए और टेट्रा होगा 4 के लिए। ठीक है, वापस से एक टेबल आइए, इसको देखिए आप ध्यान से। अगर कोई कंपाउंड है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम लोग इसके लिए सफिक्स लगा सकते हैं डाईइन। बच्चों ये जो ए लगा है ना, ये ए इसलिए आया है क्योंकि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। अगर एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होंगे तब भी आपको ये ए का यूज करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, 2 डबल बॉन्ड के लिए तो तुम डाईइन लिख दोगे, और क्योंकि एल्क स्ट्रक्चर है, वर्ड रूट को अपन एल्क बोल सकते हैं, तो तुम वो वर्ड रूट एल्क भी लिख दोगे। पर इस ए का ध्यान रखना, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तो आपको ये बीच में ए लगाना पड़ेगा, यानी कि इसका जो जनरल नेम होगा वो क्या होगा, एल्का डाईइन। एज इट इज हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिख देते हैं ए डाई आइन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्का डाई आइन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि सेकेंडरी सफिक्स हमें क्या इंडिकेट करता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंडिकेशन देता है कि उस दी गई कार्बन चेन का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है। इसके बारे में हमें कौन बताएगा बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स बताएगा। तो यहां पर देखते हैं, ए सेकेंडरी सफिक्स इज ऑलवेज एडेड टू द प्राइमरी सफिक्स टू इंडिकेट द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों अब मैं आपको बताने वाली हूं फंक्शनल ग्रुप टेबल के बारे में, सीनियरिटी ऑर्डर के बारे में। अब आप लोगों के ऐसे दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये सीनियरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड कर लिया बैठे बिठाए, हमें तो पता ही नहीं है कि कौन सीनियर है कौन जूनियर, और क्या हमें इसको रट्टा मारना पड़ेगा, हमें इसको लर्न करना पड़ेगा। और वैसे ही ऑर्गेनिक में तो इतनी सारी चीजें हैं, हम कैसे लर्न करेंगे। तो बच्चों में इसको आपको एक बहुत ही इजी वे बताऊंगी जिससे आप इसको फटाफट याद कर पाओगे। पर उसके लिए हम लोग एक बार पहले देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप की सीनियरिटी टेबल। ये जो फंक्शनल ग्रुप की सीनियरिटी टेबल है वो बनाई गई है ग्रुप्स के बेसिस पर। जो ग्रुप मोर ऑक्सीडाइजिंग होता है, जो ग्रुप हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, वो इस सीनियरिटी टेबल में सबसे ऊपर है, जबकि जिसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर कम है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है कार्बोक्सी, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। ठीक है, सेकेंड जो प्रायोरिटी होती है वो होती है सल्फोनिक एसिड की। सल्फोनिक एसिड का जो प्रीफिक्स है वो है सल्फो, और इसका सफिक्स है सल्फोनिक एसिड। ठीक है, थर्ड नंबर जो प्रायोरिटी होती है वो होती है एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप की, और इसका सफिक्स है
ओइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट जो प्रायोरिटी होती है वो होती है एस्टर फंक्शनल ग्रुप की। इसके लिए दो प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं। एस्टर के लिए बच्चों दो प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं, एल्केनोयल ऑक्सी और एल्कोक्सी कार्बोनिल। ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होगा ये मैं जब आपको एस्टर स्पेसिफिकली पढ़ा रही होंगी तो मैं आपको बताऊंगी। हाल फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि इसके लिए दो प्रीफिक्स अवेलेबल हैं। एनहाइड्राइड के लिए हम लोग कोई प्रीफिक्स यूज नहीं करते और एस्टर का जो सफिक्स है वो होता है एल्काइल एल्केनोएट, यानी कि एल्काइल ओएट, इसका हो जाता है सफिक्स। यही चीज लिखी हुई है वापस से। फिफ्थ नंबर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप। इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है हेलोफॉर्माइल, हेलोफॉर्माइल, और इसका सफिक्स है ऑयल हैलाइड। बच्चों ये स्लाइड में यहां पर दिए हुए हैं पर एक्चुअल में ये यहां पर है, ठीक है। 6 नंबर कंपाउंड पर आप आइए। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है अमाइड फंक्शनल ग्रुप की। अमाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो होता है कार्बेमाइल, जबकि इसका जो सफिक्स होता है वो होता है अमाइड, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं कार्ब अमाइड। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो है साइनाइड। साइनाइड के लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं साइनो, जबकि इसका सफिक्स होता है नाइट्राइल, ठीक है। इसके बाद आएगा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसका प्रीफिक्स है आइसोसाइनो और इसका सफिक्स है कार्बाइल अमीन, ठीक है। 9 नंबर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल फंक्शनल ग्रुप है। एक्चुअल में इसके लिए दो दो प्रीफिक्स होते हैं, एक तो होता है फॉर्माइल और दूसरा होता है ऑक्सो। इसका कब किसका यूज करना है वो भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, हाल फिलहाल आप इसको देख लो। नेक्स्ट जो इसका सफिक्स है वो है एल। यहां पर कितनी बार आप देख रहे हो कि कार्बेल्डिहाइड लिखा हुआ है ना, कार्बोनाइट्राइल लिखा हुआ है। तो बच्चों ये कार्ब वर्ड का यूज आपको कब करना है ये मैं आपको अलग से बताऊंगी। अभी जो मैं बोल रही हूं आप लोग सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर है अपने पास कीटोन। कीटोन के लिए प्रीफिक्स होता है कीटो या ऑक्सो। दो हैं इसके लिए भी, पर हम लोग किसी का भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। जैसे एल्डिहाइड का तो स्पेसिफिक है कि कब हमें फॉर्माइल यूज करना है और कब ऑक्सो, पर इसके लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं है सच, तो हम लोग कभी भी कोई सा भी यूज कर सकते हैं। जबकि इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओन। 11 नंबर पर अगर हम लोग आए तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए प्रीफिक्स हम लोग लिखते हैं हाइड्रोक्सी और सफिक्स लिखते हैं ऑल। 12 नंबर जो है वो है थायो अल्कोहल। इसके लिए प्रीफिक्स होता है मर्कैप्टो और सफिक्स होता है थायोल। 13 नंबर है अमाइन फंक्शनल ग्रुप। अमाइन फंक्शनल ग्रुप के लिए जो प्रीफिक्स है वो है अमाइनो और इसका जो सफिक्स है वो है अमाइन, ठीक है। 14 नंबर है ईथर। ईथर के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि ये है तो फंक्शनल ग्रुप, पर इसकी प्रायोरिटी इतनी कम है कि हम लोग हमेशा इसका क्या यूज करते हैं बच्चों, प्रीफिक्स, यानी कि इसको हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव किया जाता है, एल्कोक्सी। इसका कोई सफिक्स नहीं है, ठीक है। अब बच्चों हमें ये कंपाउंड दे दिया, हमें बोला है कि चलो इसका नाम लिखो, तो लिखते हैं इसका नाम। हमें एक ऑर्डर पता होना चाहिए जो कि नीचे की तरफ मेंशन है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर लिखना है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। यहां पर हम लोग आ गए। पहला काम क्या है, हमें सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो हमें किसको देनी है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को देनी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमीन एटम है, पर वो किसकी तरह हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। यानी कि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी बच्चों, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप को। हमने इसको 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबर दे दिया, यहां तक ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका नाम लिखना है। एक चीज ध्यान रखना कि नाम लिखते वक्त हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया जाता है।
मान लो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमीन एटम, अगर इसकी जगह एक और सब्स्टिट्यूएंट आ जाता, मान लो इसके अलावा एक और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता, तो हम लोग अल्फाबेटिकली डिसाइड करते कि कौन से सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाएगा और कौन से सब्स्टिट्यूएंट को बाद में लिखा जाएगा। तो क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं बच्चों, सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर आते हैं, इस वजह से हमें सबसे पहले क्या लिखना है, 4 ब्रोमो लिखना है। फिर हमें चेक करना है कि क्या यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है क्या, तो प्रेजेंट है क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इस वजह से यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ पर ब्रोमो के बाद में क्या लिख दिया बच्चों, साइक्लो लिख दिया। फिर वर्ड रूट 6 कार्बन आटम है, तो हमने वर्ड रूट क्या लिखा बच्चों, हेक्स लिखा। क्योंकि एल्केन स्ट्रक्चर है तो हमने पीछे एन लगा दिया। फिर क्योंकि जो एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है वो 1 नंबर कार्बन आटम पे प्रेजेंट है तो हमने 1 लिखा। और OH के लिए जो सफिक्स होता है, जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है ओल, तो इसका नाम बच्चों क्या आ गया, 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल। एक बात और है बच्चों, वो क्या है कि जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू और कोई भी वर्ड लिखना है तो उसके बीच में ये डैश लगा देना है। क्या लगा देना है बच्चों, डैश, जैसे कि यहां पर भी लगाया हुआ है ना, यहां भी लगाया हुआ है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे। आपको पता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन कौन से हैं बच्चों, एल्कीन और एल्काइन। वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्यों हैं, क्योंकि हम लोग पहले वाला लेक्चर रिवाइज करते हैं जहां की मैंने आपको ये बताया था कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो जो कंपाउंड होगा वो कौन सा कंपाउंड होगा बच्चों, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। तो यहां पर एल्कीन और एल्काइन में क्योंकि पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हम लोग इनको क्या बोल देते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोल देते हैं। इनके लिए हम लोग जनरल फॉर्मूला देख रहे हैं। सबसे पहले एल्कीन के लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जबकि एल्काइन के लिए होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, फिर क्या बोला हुआ है कि जब भी हमें पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है, जब भी हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है तो हमें कौन सी चेन को एज अ पेरेंट चेन लेना है, जहां की मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जहां की डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। हमें ऐसी चेन को किसकी तरह ट्रीट करना है बच्चों, पेरेंट चेन की तरह। ठीक है, तो बोला क्या है, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला हुआ है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद अ मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि हमें ऐसी कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है जहां की मल्टीपल बॉन्ड तो प्रेजेंट हो ही, साथ में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी मैक्सिमम हो। हमें इस तरीके की पेरेंट चेन को लेना है। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या बोला है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मान लो कि अगर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ सकते हैं तो हमें ये कोशिश करनी है कि उस पेरेंट चेन में जितने भी मल्टीपल बॉन्ड हो वो सारे आ जाएं, आए तो सही, पर साथ ही साथ कार्बन एटम भी ज्यादा से ज्यादा आए। मतलब हम लोग ना बहुत ही ग्रीडी हो गए, बहुत ही ज्यादा लालची हो गए। हम लोग ये चाह रहे हैं कि पहली बात तो जो हम लोग पेरेंट चेन सेलेक्ट कर रहे हैं वहां पर क्या आ जाना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड आ जाना चाहिए। फिर मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ हमें ऐसा भी स्वार्थ आ रहा है, ऐसा भी लालच आ रहा है कि यार मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ अगर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम आएंगे ना तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ओवरऑल कि ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड और ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम्स को हम लोग पेरेंट चेन में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर मान लो फर्स्ट और सेकंड फैक्टर कॉमन हो जाए, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड अगर दोनों साइड से सेम आ रहे हैं, साथ ही साथ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम आ रहे हैं, तो फिर हमें इस तरीके की चेन को पेरेंट चेन की तरह लेना है जहां की मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हों, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोवेस्ट लॉकेंट्स आ रहे हों। ठीक है बच्चों, मैंने आपको जो अभी तक पढ़ाया है उसको मैं एक बार समराइज करना चाहती हूँ।
सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बोली थी वो ये बोली थी कि जब भी हम लोग पेरेंट चेन का सिलेक्शन करें तो वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4 5, अगर हम लोग इस वाली चेन को पेरेंट चेन की तरह सेलेक्ट करें तो 5 कार्बन आटम आ रहे हैं विद मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर आप ये वाली चेन को एज अ पेरेंट चेन लेते, ये वाले चेन को अगर आप एज अ पेरेंट चेन लेते तो आपके पास 5 कार्बन एटम्स आते और कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं आता। जबकि हमारे सामने कंडीशन क्या है कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला सिलेक्शन हमने किया है वो बिल्कुल सही है। फिर सेकंड वाले पॉइंट में बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि आप जब भी पेरेंट चेन का सिलेक्शन करें तो आपको ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम्स के साथ ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स को पेरेंट चेन में रखना है। यानी कि अब आपको ये वाली चेन को किसकी तरह ट्रीट करना पड़ेगा बच्चों, एज अ पेरेंट चेन ट्रीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं वो है रूल्स फॉर नंबरिंग, यानी कि हमें किसी भी कार्बन चेन की जो कि अनसैचुरेटेड कार्बन चेन है, हमें उसके लिए नंबरिंग किस तरीके से करनी है। तो बच्चों नंबरिंग हमें किस तरीके से करनी है कि सबसे पहली चीज तो जो हमारा मल्टीपल बॉन्ड है, हमें मल्टीपल बॉन्ड को क्या असाइन करने हैं बच्चों, लोअर नंबर असाइन करना है। यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो हमें किसको देनी है, मल्टीपल बॉन्ड को देनी है। जब हम मल्टीपल बॉन्ड को नंबरिंग कर चुके हैं उसके बाद में हमें सब्स्टिट्यूएंट्स को लोअर नंबर असाइन करने हैं। और अगर मान लो सब्स्टिट्यूएंट्स भी सेम प्लेस पर आ जाएं तो हमें वहां पर क्या देखना पड़ेगा बच्चों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको हमें लोअर नंबर असाइन करना है और जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है उसको हम हायर नंबर असाइन करेंगे। पर ये अल्फाबेटिकल रूल हमें कब अप्लाई करना है, जबकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स सेम पोजीशन पर आ रहे हों। एक बात और है बच्चों, वो क्या है कि अगर आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटीज को कंपेयर करो तो हमेशा डबल बॉन्ड को आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी यानी कि लोअर नंबर असाइन करना होगा, ठीक है। जैसा कि आपको यहां पर भी बोला गया है कि लोएस्ट लॉक एंड रूल टिल फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सेकंड पॉइंट क्या बोला गया है कि डबल बॉन्ड इज प्रायर टू ट्रिपल बॉन्ड इन बोथ नंबरिंग, नेमिंग एंड लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। यानी कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से चाहे ज्यादा होती है, चाहे आप वहां पर पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर रहे हो, चाहे आप उसका नंबरिंग कर रहे हो, चाहे आप उसकी नेमिंग कर रहे हो, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो ओवरऑल ऑर्डर आया है वो ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास क्या आया है बच्चों की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमें किसको देनी पड़ेगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को, फिर उसके बाद मैक्सिमम कार्बन एटम को हमें पेरेंट चेन में लेना है, फिर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स को लेना है, फिर मैक्सिमम लोएस्ट लॉकेंड रखने हैं नेमिंग करते वक्त, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को देना है और सबसे बाद में जो ऑर्डर आता है वो आता है अल्फाबेटाइजेशन का। यानी कि जो अल्फाबेटिकली पहले आते हैं उनको लोअर नंबर कब असाइन करना है, जबकि उनकी नंबरिंग सेम आ रही हो। जहां तक नंबरिंग सेम नहीं आ रही है हमें अल्फाबेटाइजेशन का यूज नहीं करना, हमें उसको ऑर्डर में नहीं लेना है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो पाएगा कि आपको किस तरीके से करना है। यहां पर मैंने कोई एग्जाम्पल लिया है ब्यूटीन का। अब यहां पर इसको हम लोग कौन सा नंबर देंगे बच्चों, 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। मैंने इसको 1 नंबर क्यों दिया है, क्योंकि हमें क्या बोला था कि मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इस वजह से मैंने इसको क्या दिया है बच्चों, 1 नंबर दिया है, यानी कि इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है। तो क्योंकि 4 कार्बन आटम है तो मैंने लिख दिया ब्यूट, 1 पोजीशन पर है तो 1, और क्योंकि एल्कीन स्ट्रक्चर है तो पीछे क्या आ गया बच्चों, ईन। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। इसको 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरीके से नंबरिंग किया है।
अब आप क्या देख रहे हो कि 4 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है और मिथाइल को हमें किस में रखना है बच्चों, सेकेंडरी प्रीफिक्स में, यानी कि इसको हमें सबसे पहले लिखना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल पेंट 1 इन। 5 कार्बन थे इसलिए हमने लगाया पेंट, 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड था इसलिए लगाया 1 और पीछे क्या लगा दिया बच्चों, इन। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में वापस से हमने डबल बॉन्ड को हायर प्रायोरिटी दी है, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब आप लोग क्या देख रहे हो कि जो 5 पोजीशन है वहां पर 2-2 Cl लगे हुए हैं और ये दोनों Cl किसकी तरह आए बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह आए हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, 5,5 डाइक्लोरो हेक्स 1 इन, क्योंकि 6 कार्बन है तो हेक्स लिख दिया और डबल बॉन्ड के लिए 1 इन लिख दिया। अब ये कुछ स्ट्रक्चर्स दी गई हैं कि हमें कब कौन सा नोटेशन यूज करना है। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्योंकि 2 डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं तो आपको एल्क प्लस ए प्लस डाइईन लिखना होगा, एल्क का डाइईन लिखना होगा। यहाँ पर 2 ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो एल्क का डाइआइन लिखना होगा। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं आइन। तो इसके लिए क्या लिख दिया बच्चों, इनाइन लिख दिया है। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स दिखाए नहीं गए हैं पर एज्यूम कर लो कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो आप लोग क्या देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड ये है और एक डबल बॉन्ड ये है। अगर हम लोग चाहते तो हम लोग क्या कर सकते थे कि इधर से भी तो नंबरिंग को स्टार्ट कर सकते थे, पर अगर हम लोग इधर से नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 2 3 4 5 यानी कि 2 और 5 हमारे पास लॉकेंड्स आते। जबकि अगर हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड से किया है तो उस कंडीशन में हमारे पास 1 और 4 नंबर पे लॉकेंड्स आए हैं और 1 और 4 लोअर नंबर हैं इन कंपैरिजन टू 2 और 5, यानी कि ये वाली जो नंबरिंग है वो बिल्कुल सही है। अब क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है बच्चों तो हमें यहाँ पर डाइईन लिखना पड़ेगा, 6 कार्बन एटम है तो हेक्स लिखना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया कि अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आए तो बीच में आपको ए को भी फंसाना पड़ेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा 1,4 डाइईन। एज इट इज अगर आप यहां पे आते हो तो यहां पर भी ऐसा ही सीन है। अब यहां पर देखो ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर दे रखा है। अब तुम्हारा दिमाग खिसक रहा है कि यार ट्रिपल बॉन्ड को 1 क्यों दिया। तो बच्चों अगर ये डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पर होता तो अपन इसको 1 देते और इसको लास्ट में लेकर आते, पर क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड पोजीशन पर है और हमें तो लोअर नंबर असाइन करना है, इस वजह से हमने यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड को हमने 1 नंबर दे दिया। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, हेक्स 4 इन 1 आइन इसका नाम हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और वापस से डबल बॉन्ड भी है। अब हमारे सामने ये समस्या आ गई है कि हम लोग किस तरीके से पेरेंट चेन का सिलेक्शन करें। तो बच्चों अगर हम इधर से यहाँ पे जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम आ रहे हैं, सीधा सीधा जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं। हमें इस टाइप की पेरेंट चेन को लेना है जहां की मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी आते हों। तो बच्चों अगर हम लोग यहां पर सीधे सीधे चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो कार्बन एटम 7 है और मल्टीपल बॉन्ड्स 2 हैं। इस वजह से हम लोग ये वाली जो चेन है, ये जो सीधी सीधी जो चेन है, हम लोग इसको किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं बच्चों, पेरेंट चेन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए आप, हम लोगों को क्या करना है बच्चों, इधर से देंगे तो भी 2 नंबर आएगा, इधर से भी 2 नंबर आएगा, तो क्यों ना हम लोग यहीं से स्टार्ट कर दें। तो हमने इस तरीके से कर दिया। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि 4 नंबर पे ये पूरा का पूरा ग्रुप किसकी तरह आया है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह आया है। अब अगर अपन इसको अलग से लिखते हैं CH डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल, अगर अपन इसको इस तरीके से लिखते हैं तो इस रेडिकल का नाम बच्चों क्या होता है, इथिनाइल होता है। क्या होता है बच्चों, इथिनाइल होता है। तो हमने इसका नाम क्या लिख दिया, 4 इथिनाइल। 7 कार्बन एटम से इस वजह से हेप्ट,
सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए 2 इन, और 5 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इस वजह से हमने इसको क्या लिख दिया, 5 आइन लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिस्टेमेटिक नेम्स ऑफ रेडिकल, यानी कि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं। बच्चों अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि यार ये रेडिकल का किस्सा कहां तक चलेगा यार, हमने पहले भी रेडिकल पढ़ ली है, हम लोग अभी भी रेडिकल पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना है। तो बच्चों क्या था ना कि वो जो पहले आपको रेडिकल्स पढ़ाए गए थे वो रेडिकल्स बिल्कुल सिंपल रेडिकल्स थे, और अब जो आपको रेडिकल्स पढ़ाए जाएंगे ये रेडिकल्स हैं कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स। अब आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से तो सिंपल रेडिकल है और कौन से कॉम्प्लेक्स रेडिकल है। तो मैं आपको इसका एक गुरु मंत्र देती हूं। वो क्या है कि जो सिंपल रेडिकल होते हैं ना बच्चों, वो बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं। सिंपल का मतलब ही होता है सीधा सा, है ना, हम लोग सोच सकते हैं ना ऐसा। तो सिंपल का मतलब क्या है, जैसे मिथाइल रेडिकल था सिंपल रेडिकल, इथाइल रेडिकल था सिंपल रेडिकल, प्रोपाइल था सिंपल रेडिकल, ब्यूटाइल सिंपल रेडिकल, यानी कि सीधे सीधे जो स्ट्रेट चेन रेडिकल्स हैं उनको अपन क्या बोल सकते हैं, सिंपल रेडिकल्स बोल सकते हैं। और अगर ध्यान से सुनिएगा, और अगर किसी सिंपल रेडिकल से कोई सब्स्टिट्यूएंट आकर जुड़ जाए, यानी कि किसी रेडिकल पर अगर फर्दर सब्स्टिट्यूशन हो जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स रेडिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रेडिकल बोलेंगे। जैसे कि आप लोग यहां पे ध्यान दीजिए, अगर ये सिर्फ इथाइल होता, CH2 C2H5 अगर ये होता, अगर ये सिंपल होता, तो ये कौन सा रेडिकल है, इथाइल रेडिकल है, सिंपल रेडिकल। ठीक है, पर इस इथाइल रेडिकल में एक हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गया बच्चों, मिथाइल आ गया। तो अब ये सिंपल रेडिकल नहीं रहा, ये किस में चेंज हो गया, कॉम्प्लेक्स रेडिकल में चेंज हो गया। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा कि अपन को एक मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को तो अपन को लेना पड़ेगा मेन चेन में, 2 कार्बन एटम अपन मैक्सिमम ले सकते हैं। साथ ही साथ कोई कॉम्प्लेक्स रेडिकल जिस वैलेंसी के साथ पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, ये क्या है बच्चों, पेरेंट कार्बन चेन है ये। ठीक है, तो जिस पेरेंट कार्बन चेन के साथ कोई रेडिकल जुड़ा हुआ है उस कार्बन एटम को अपन को कौन सा नंबर देना पड़ेगा, 1, क्योंकि डायरेक्टली पेरेंट कार्बन चेन के साथ ये वाला कार्बन जुड़ रहा है, इसलिए हमने इसको कौन सा नंबर दिया है बच्चों, 1 नंबर दिया है। अब 1 पोजीशन पर यहां पर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोल दिए बच्चों, 1 मिथाइल और 2 कार्बन के लिए ईथ, और क्योंकि ये खुद भी एक सब्स्टिट्यूएंट ही है तो पीछे क्या लगा दिया, आइल, तो इसका नाम क्या हो गया, 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, इथाइल बच्चों सिंपल रेडिकल है। सिंपल रेडिकल में मैंने बता दिया है कि जो स्ट्रेट चेन की तरह है, बिल्कुल सीधे सीधे हैं, जिन पर फर्दर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, वो रेडिकल सिंपल रेडिकल है। ठीक है, अब यहां पर एक कार्बन से 2 कार्बन एटम और जुड़ गए, इथाइल तो सीधा सीधा होता, 2 हाइड्रोजन की जगह पर 2 मिथाइल जुड़ गए, तो फिर अपन ने इसका नाम क्या लिख दिया बच्चों, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। ठीक है, फिर आप क्या देख रहे हो कि यहां पर 1 2 3 ये स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन के लिए अपन लोग बच्चों क्या लिखते, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल लिख देते। पर अगर इस प्रोपाइल पर फर्दर कोई सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो वो रेडिकल सिंपल रेडिकल नहीं रहेगा, वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स रेडिकल में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर 1 कार्बन एटम पर 2 हाइड्रोजन की जगह पर 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, तो ये किस में चेंज हो गया, कॉम्प्लेक्स रेडिकल में चेंज हो गया। तो इसका नाम क्या बन जाएगा बच्चों, 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। एज इट इज यहां पे देखो, 2 मिथाइल और ये 2 मिथाइल यहां पर है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, 1,1 2,2 टेट्रा मिथाइल प्रोपाइल लिखना पड़ेगा। अब यहां पर ये 4 कार्बन एटम की स्ट्रक्चर आ गई
और यहाँ से ये इथाइल जुड़ गया और यहाँ से ये मिथाइल जुड़ गया, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, 1 इथाइल 1 मिथाइल ब्यूटाइल लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स की नेमिंग किस तरीके से करना है, कोई भी अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड आ जाए तो हमें उनको किस तरीके से लेना है वो मैं आपको बताने वाली हूं। जैसे आपको ये कोई कार्बन चेन दिख रही है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर 9 कार्बन एटम है। नीचे चले जाओ, 5 6 7 8 6 7 8, ठीक है। यानी कि अब अपन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये वाली जो सीधी सीधी कार्बन चेन है इसको हमें किसकी तरह ट्रीट करना पड़ेगा, पेरेंट कार्बन चेन की तरह। क्योंकि अगर हम लोग नीचे आ रहे हैं ना तो हमें सिर्फ और सिर्फ 8 कार्बन एटम मिल रहे हैं, और अगर हम लोग सीधे सीधे जाते हैं तो हमें 9 कार्बन एटम मिलते हैं। तो हमें पेरेंट चेन किसको लेना होता है, जहां की मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो। तो ये वाली जो सीधी सीधी चेन है वो किसकी तरह बिहेव करेगी बच्चों, पेरेंट कार्बन चेन की तरह बिहेव करेगी। अब यहां पर आप देखिए कि ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ना बच्चों, ये वाला जो पूरा ग्रुप है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉम्प्लेक्स रेडिकल की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि अगर ये सिर्फ ये दोनों कार्बन नहीं होते और अगर ये सिर्फ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होती तो ये तो नॉर्मल सिंपल रेडिकल होता, प्रोपाइल, है ना। पर प्रोपाइल पे 2 सब्स्टिट्यूएंट और आ गए तो ये किस में चेंज हो गया, कॉम्प्लेक्स रेडिकल में चेंज हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जहां से कोई भी कार्बन पेरेंट कार्बन चेन के साथ, ये वाली चेन पेरेंट कार्बन चेन है, पेरेंट कार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ है उसको हमें कौन सा नंबर देना है, 1, इसको देना है 2 और इसको देना है 3। तो अगर हम लोग सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स रेडिकल का नाम लिखना चाहें तो बच्चों इसका नाम क्या लिखेंगे, 1,2। कितनी बार मिथाइल आ रहा है, 2 बार, तो अपन इसको लिख देंगे 1,2 डाई मिथाइल। और क्योंकि टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं, तो पीछे की तरफ बच्चों क्या लिख देंगे, प्रोपाइल, ये हम लोग लिख देंगे। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स रेडिकल है ये इस कार्बन चेन के कौन से नंबर पर प्रेजेंट है बच्चों, 5 नंबर पर। तो अपन इसको लिख दिए 5 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, और लास्ट में क्योंकि 9 कार्बन एटम्स हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नोनेन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका, नोनेन। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल पर आओ, वापस से वही सिनेरियो है। वापस से देखो 5 पर वहां पर 1 और 2 पर जुड़ा हुआ था, यहां पर 1 पर ही 2 मिथाइल जोड़ दिए, तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, 5,1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, और 9 कार्बन इसलिए नोनेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, न्यूमरल प्रीफिक्सेस पर। न्यूमरल प्रीफिक्स को आपको बहुत ध्यान देना है। वो क्या ध्यान देना है बच्चों, कि अगर कोई सिंपल रेडिकल 2 बार आता है तो डाई, 3 बार आता है तो ट्राई, 4 बार आता है तो टेट्रा, 5 बार आता है तो पेंटा, इस तरीके से यूज करना है। जबकि अगर कोई कॉम्प्लेक्स रेडिकल 2 बार आता है तो बिस, 3 बार आता है तो ट्रिस, और 4 बार आता है तो टेट्राकिस, इस तरीके से यूज करना है। ठीक है, यही सारे पॉइंट्स में वापस से रिवाइज कर रही हूं, तो आप देख लीजिए इसको एक बार और। ये आइसो नियो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। हम लोग यहां पर आते हैं, डाई टाई ट्राई और टेट्रा किसके लिए यूज किए जाते हैं बच्चों, सिंपल रेडिकल के लिए। सेकेंडरी टर्शियरी आर नॉट कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटाइजेशन, कभी भी नहीं यूज किया जा सकता। अगर कॉम्प्लेक्स रेडिकल 2 बार आ रहा है तो बिस, 3 बार आ रहा है तो ट्रिस, वैसा ही यहां पर हुआ है। ठीक है, अब अपन इसका नाम देख लेते हैं। आप लोग क्या देख रहे हो, यहां पे टोटल 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। अब अपन को क्या करना पड़ेगा बच्चों की नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, वहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अगर हम लोग इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा 1,1,1 ट्राइक्लोरोमिथाइल होगा। जबकि ये जो रेडिकल है इसका नाम क्या होगा, 1,1 डाइक्लोरोमिथाइल होगा। अब ये जो एक कार्बन एटम है ना बच्चों, ये एक्चुअल में यहां पर प्रेजेंट है इस वाली पोजीशन पर। तो 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से नंबरिंग करी गई है इसकी।
ठीक है, तो आप लोग क्या देख रहे हो कि जब भी कॉम्प्लेक्स रेडिकल की बात करी जाती है तो यहां पर डाई और ट्राई को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर किया जाता है। तो डी और टी में से अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? डी पहले आता है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ है? 3,1,1 डाइक्लोरोमिथाइल, 4,1,1,1 ट्राइक्लोरोमिथाइल, और क्योंकि 6 कार्बन आटम है इसलिए हमने क्या लिख दिया है बच्चों यहां पर? हेक्सेन।